हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट नंबर 14। पार्ट 14 में हम देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म को, तो आप जानते हैं नेशनलिज्म मीन्स होता है नेशनहुड, देश प्रेम, और उसके बाद में इम्पेरियलिज्म कैसे आया, साम्राज्यवाद। इम्पेरियलिज्म का हिंदी मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद। तो आपने देखा कि नेशनहुड आने के बाद में एक धीरे धीरे जब आपने देखा वो बोला जाता है कि किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो अच्छा नहीं। नेशनलिज्म जब टू मच हो जाता है, जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनहुड की फीलिंग आ गई, नहीं हमारा देश है सबसे आगे होना चाहिए और इस मतलब बाकी सब इसके पीछे, मतलब कोई भी कंट्री हमारी कंट्री से आगे नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नेशनलिज्म आ गया, राष्ट्रवाद आ गया, देश प्रेम आ गया, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इम्पेरियलिज्म आया। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अब एक राष्ट्र मजबूत हो गया तो उसने सोचा वो अपने राष्ट्र का और डोमिनेंस बढ़ाए, तो उसने दूसरे कमज़ोर देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि ब्रिटेन ने किया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया। तो ऐसा जो कंसेप्ट है वो अब आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। इम्पेरियलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म वहाँ तक ठीक है जहाँ तक हम लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे देश को नुकसान पहुँचाएँ या दूसरे देशों के लोगों के ऊपर जातियाँ करें। ये टू मच नेशनहुड हो गया। इसमें क्या होता है कि ये एक नेशनहुड बुरा होने लगता है। तो नेशनहुड वहाँ तक अच्छा है जहाँ तक आप अपनी कंट्री की सेवा करते हैं और अपने और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, ना कि दूसरे देशों को परेशान करना। ठीक है। इम्पेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद की, हाँ जहाँ कहीं पे अभी हमें मौका मिला, जिसको हमने कमज़ोर पाया, हमने उसके ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग दोनों ही कंसेप्ट को जानेंगे, थ्रू एग्जाम्पल भी देखेंगे एक जगह का। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर का मतलब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर आपका हो जाएगा आफ्टर 1817, 1870 के बाद। जो 30 साल थे, जो लास्ट क्वार्टर था आपका 19th सेंचुरी का, उसमें जो नेशनलिज्म था वो बहुत लंबे समय तक अपने आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में मतलब जो नेशनलिज्म था वो बहुत अच्छा, टू गुड नहीं बचा था। अब नेशनलिज्म में भी कुछ कमियां आने लगी थी। बट बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स ड्यूरिंग द पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंग इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। और आपने देखा कि इस समय में कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि जो जो आपके नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, अब वो एक दूसरे से इतना घृणा करने लगे कि युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है। जो द मेजर यूरोपियन पावर्स इन द टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेंट टू द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्टिक एम्स। और धीरे धीरे जो यूरोप की मुख्य शक्तियाँ थीं, जो यूरोपियन पावर्स थीं, उन्होंने लोगों को, नेशनलिस्ट को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और इम्पेरियलिस्टिक एम्स को अपना पूरा करने लगे, जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थीं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। ऐसी ही एक सबसे बड़ी टेंशन आई यूरोप के एक देश में, एक जगह पे 1871 में, वॉज द एरिया कॉल्ड बाल्कन। उस एरिया को क्या बोला गया? बाल्कन। बाल्कन क्षेत्र में इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई इम्पेरियलिज्म की वजह से। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंपेरिजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। जो बाल्कन था उसका जो जियोग्राफिकल और जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत विभिन्नताएं थी, वेरिएशंस बहुत थे। प्रेजेंट डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, कैरोटिया, बेसोनिया, इतनी सारी जगह जो हैं वो घेरे हुए थे किसको? बाल्कन को। ठीक है। अब मान के आप चलिए कोई एक ऐसे कंट्री है, ठीक है, और आपने देखा कि उसके आसपास ये सारे देश जो है लगे हुए हैं। अब जो भी पावरफुल कंट्री होगी वो कोशिश करेगी कि वो इस राष्ट्र को जीत ले और यहाँ पे अपना कब्जा कर ले। तो बाल्कन में जो कंडीशन थी वो बहुत वेरिएशन कंपोजिशन था, जियोग्राफिकल और एथनिक। फिर आपने देखा सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो हुज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। और जो आपके सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, इन जगहों के जो लोग थे उन्हें क्या बोला जाता था?
स्लैव्स बोला जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन का बहुत बड़ा हिस्सा, ये जो मैंने आपको बताया कि बाल्कन नाम का क्षेत्र था, बाल्कन का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था, ऑटोमन एम्पायर का था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी, ठीक है, और रोमांटिक नेशनलिज्म बढ़ा, तो बाल्कन के लोगों ने भी एकजुट होकर अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र कराना चाहा, ठीक है। ऑल दो 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल इनफॉर्म्स बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस। जबकि जो ऑटोमन एम्पायर था उसने अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया था और अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया था। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और एक एक करके जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने आप को दूसरे जो ऑटोमन एम्पायर जैसे साम्राज्य से उनसे स्वतंत्र करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। द बाल्कन पीपल बेस्ड their claim on independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign power। और जो बाल्कन के लोग थे अब उन लोगों ने भी ये क्लेम किया और अपने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की और उन्होंने ये अपनी हिस्ट्री इसके लिए उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रूव किया, अपने इतिहास को बताने की कोशिश की कि कैसे वो लोग पहले स्वतंत्र थे और धीरे धीरे जो विदेशी शक्तियाँ थीं उन्होंने उन्हें बाल्कन को अपना शिकार बना लिया। हेंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट्स इन द बाल्कन थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और जो रिबेलियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे स्ट्रगल का, तो हम लोग दोबारा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को वापस पा लेंगे। मतलब जो बाल्कन के नेशनलिस्ट थे अब उन्होंने एक उम्मीद भी जगा दी कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग इन विदेशी शक्तियों से बाल्कन को इंडिपेंडेंट करा लेंगे। एज डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और आपने देखा कि इस तरीके के जो विभिन्न स्लाविक नेशनलिस्ट थे इनके संघर्षों की वजह से जो बाल्कन एरिया था अब वहाँ की टेंशन बहुत बढ़ गई, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो गए। द बाल्कन स्टेट वर फोर्सली जेलियस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अब आपने देखा कि बाल्कन के आसपास इतनी सारी कंट्री थी और वो सारी कंट्रीज एक दूसरे से जलती थी, जेलस होती थी और ठीक है जेलस होती थी और ये सोचती थी कि बाल्कन के ऊपर उनका कब्जा हो जाए, एक दूसरे से जलती थी और ये उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरी है वो मिल जाए। सब देश यही कोशिश करते थे कि अरे हमें ज़्यादा मिल जाए, हमें ज़्यादा मिल जाए। तो मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम द सेंस ऑफ बिग पावर रिवेलरी। और इसके बाद में स्थितियां और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि बाल्कन के लोग भी ये चाहने लगे कि उनको पावर मिल जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नॉवल एंड मिलिट्री माइट। और इसी समय ठीक है बहुत ज़्यादा रिवेलरीज चल रही थी यूरोपियन पावर्स के बीच में व्यापार और कॉलोनीज़ को लेकर, उपनिवेशवाद को लेकर और व्यापार को लेकर बहुत सारी रिवेलरीज चल रही थी। दीज रिवेलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। और इस प्रकार की जो रिवेलरीज थी वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गई। तो ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वॉज कीन एंड कंट्रीइंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन। अब आपने देखा ईच पावर, जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, चाहे वो रशिया हो या जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगरिया हो, सबका यही प्रयास था कि वो एक दूसरे को कंट्रोल करके और बाल्कन के ऊपर अपना कब्जा जमा लें एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और पूरे इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लें। दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली फर्स्ट वॉर ब्रोक आउट। अब आपने देखा इसकी वजह से युद्धों की एक श्रृंखला हुई, बहुत से युद्ध हुए और फाइनली कौन सा युद्ध हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेजर वॉर हो गया, विश्व युद्ध। अब आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो पिक्चर है, सॉरी ये जो पिक्चर है ये आपको बहुत कुछ शो करती है इम्पेरियलिज्म के बारे में।
ठीक है। अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ये जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि किसको सेलिब्रेट किया गया, अंग्रेजी साम्राज्य को, अंग्रेज़ों के साम्राज्य को। तो इसमें इंडिया भी था, साउथ अफ्रीका भी था। तो इस मैप में जितने भी जगह आपको शो की गई हैं इन सब पे किसका शासन था, अंग्रेज़ों का था, ठीक है। ब्रिटेन में आप देख सकते हैं एट द टॉप एंजल वर सोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, इसमें ऊपर आप देखेंगे कि परियां दिखाई गई हैं, ठीक है, एंजल्स हैं, जो कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, टॉप में अगर आप देखेंगे तो ये एंजल्स दिखाई दे रही हैं और ये हाथ में फ्लैग लिए हैं किसका, फ्रीडम का, ठीक है, ये फ्रीडम का फ्लैग लिए हुए हैं, ठीक है। और इन द फोर्थ ग्राउंड ब्रिटानिया सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन, और नीचे आपने क्या देखा, ये जो है ब्रिटानिया है, सॉरी ये जो नीचे की तरफ आप देखेंगे ये कौन है, ये ब्रिटानिया है, ठीक है, ये ब्रिटानिया है, ब्रिटेन की एलिगोरी जो कि ब्रिटेन की पावर को शो कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कि ब्रिटेन नेशन की पावर को शो कर रही हैं और अपनी जीत के बारे में कि ग्लोबली लगभग सारे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के ऊपर ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया था उस समय। तो फिर हम लोग आ जाते हैं अब, तो ये पिक्चर है और इसमें क्या दिखाया गया है ये भी आपको बता दिया गया है कि द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटिश नेशनल प्राइड। यहाँ पे डोमिनेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश ने अपनी पावर को ऑल ओवर कंट्री में स्थापित किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिस्टिक लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब आपको पता है जो नेशनलिज्म है उसके अलाइंड होने की वजह से क्या बना, इम्पेरियलिज्म बना, और जिसने यूरोप में एक डिजास्टर, एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया 1914 में। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। लेकिन इसी समय बहुत से वो देश जिनको कॉलोनी बना लिया गया था यूरोपियन पावर्स के द्वारा, जस्ट लाइक इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था, ठीक है, तो अब इन देशों ने 19th सेंचुरी में ऐसे चीज़ों को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया इम्पीरियल डोमिनेशन का। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation state। और जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स हुए जिसमें इम्पेरियलिस्टिक का विरोध किया गया, इन इवेंट्स में हर जगह जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने किस चीज़ के लेके स्ट्रगल किया कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहिए, किसी दूसरे देश की सत्ता जो है स्वीकार नहीं है। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और ये लोग किससे इंस्पायर्ड थे, कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, ठीक है। और लेकिन ये लोग इम्पेरियलिज्म नहीं चाहते थे। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ हेयर replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। और जो यूरोपियन आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के, अब उसको हर जगह रिप्लेस करने की कोशिश की गई, ठीक है। हर जगह के लोग ये चाहते थे उनका खुद की अपनी एक वैरायटी हो, खुद की अपनी एक पहचान हो, उनका खुद का इंडिपेंडेंट राष्ट्र हो। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो आइडिया, जो विचार इन सोसाइटीज़ के द्वारा अपनाया जाना चाहिए था वो ये था कि नेशन स्टेट का, ठीक है, नेचुरल एंड यूनिवर्सल नेशन स्टेट का। और बाद में आपने देखा होगा जैसे जितने भी देश थे जहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई इन ब्रिटिश पावर्स ने या यूरोपियन पावर्स ने, उन सबको इंडिपेंडेंट कराया गया। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू लें तो इंडिया भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। आपने देखा था भारत में ब्रिटेन आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और सब भारत के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे। जैसे बाल्कन में था 8-10 कंट्री उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रही थी, ऐसा इंडिया में भी था। फ्रेंच चाह रहे थे कि उनका कंट्रोल हो जाए, फ्रांसीसी गोवा के ऊपर फ्रांसीसियों ने ऐसे कब्जा कर रखा था कि उसे 1961 में इंडिपेंडेंट कराया गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1-2 देश, 2 पावर्स, 3 पावर्स यूरोपियन एक देश के ऊपर अटैक कर रही थी और अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। और बाद में आपने देखा कि लोग जब अवेयर हुए तो उन देशों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराया और इन सब की वजह से ही, इस इम्पीरियलिज्म की वजह से ही वर्ल्ड वॉर्स हुए, जो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ पूरे वर्ल्ड में
2 विश्व युद्ध हुए जो इसी इम्पेरियलिस्टिक जो लोगों ने स्टार्ट किया उसकी वजह से ही ये युद्ध हुए। आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर को हम लोगों ने 15 पार्ट्स में कवर किया है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, हम किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। अगर मैं चाहती तो इसको 2 या 3 पार्ट्स में भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाता, बट इसमें क्या था कि आप पूरे चैप्टर से गो थ्रू नहीं हो पाते, ठीक है। और जब आप बुक खोलते तो आपको लगता ओ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन अब जब ये सारे 15 वीडियोज़ एक बार देखने के बाद जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको लगेगा नहीं मुझे सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 बार आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, नाउ यू आर कैपेबल टू डूइंग ऑल द आंसर्स। राइट अ नोट ऑन गैस्पी मैजनी, बहुत अच्छे से मैंने बताया। गैस्पी मैजनी को 3 पार्ट्स में बताया गया है। काउंट कैमिलो कैवर, कैवर कौन थे? इटली के से रिलेटेड हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसमें लिखी जाएगी 1832 की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी का, ये आप कितने अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, महिलाओं का क्या योगदान रहा स्ट्रगल में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। सबसे पहला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, लॉ पैट्री का सिद्धांत आया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखनी है जिनकी वजह से फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग्स डेवलप हुई। फिर आपको बताना है, अभी हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था विजुलाइजिंग द नेशन, हु वर मैरिन एंड जर्मेनिया। मैरिन और जर्मेनिया कौन है? मैरिन आपको पता है फ्रेंच की एलोगोरी है, जर्मेनिया जर्मनी की एलोगोरी है। और व्हाट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट, और क्यों इंपॉर्टेंस रही इनको पोर्ट्रेट, इनको जो इनको बनाया गया उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वही आप नेशनहुड का बताएंगे, इसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी बताएंगे, ठीक है। फिर है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन पूरा एक वीडियो आपका अलग से बना है, आप आराम से उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 5 है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस। नेपोलियन का आपको पता है सिविल कोड 1804 का, पूरा आपको वही इसमें लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और एक वीडियो जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे वो भी आपको जल्द ही चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।